दोस्तों हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है वैद्य रसायन। इस चैप्टर के अंदर हम गैल्वेनिक सेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है। तो गैल्वेनिक सेल में हमने समझाया है कि एक सिरा जिसका इलेक्ट्रोड विभव कम होता है उस पर ऑक्सीजन होता है, जिसका इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा होता है उस पर अपचयन होता है। इसमें एक लवण सेतु की आवश्यकता होती है और लवण सेतु में जो ऋणायन और धनायन होते हैं उनकी गति बराबर होती है। और साथ में हमने बताया कि इसमें जो करंट की दिशा होती है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, और धारा की दिशा जो है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर है, और इलेक्ट्रॉन की दिशा कम विभव से ज्यादा विभव की ओर है। जिस पर विभव ज्यादा होता है उसे प्लस कहते हैं, जिस पर विभव कम होता है उसे माइनस कहते हैं। गैल्वेनिक सेल के बारे में हमने बात करी। इसके बाद हम नस समीकरण के निगमन के बारे में बात कर रहे थे कि नस समीकरण कैसे निकलता है। तो हमने ये इक्वेशन लिखी थी, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। इस इक्वेशन की सहायता से हमने नस समीकरण का निर्माण किया था। अब अगर इस सेल के अंदर हमने विभव को मापा, अगर यहाँ पर वोल्ट मीटर या गैलोरीमीटर के द्वारा हमने विभव की रीडिंग मान लो 1.10 वोल्ट मापी, अगर ऐसा है, अगर इसका विभव 1.10 वोल्ट है, अगर इस विभव के साथ में हम एक्सटर्नल बाहर से कोई बैटरी लगा दें, इसके पास में, तो इस बैटरी को लगाने पर इस सेल के अंदर क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों हम क्या कह रहे हैं कि इस सेल का विभव अगर 1.10 वोल्ट अगर हमने मापा है और इसके बाहर से हम इस पे विभव लगाएं तो उस विभव का इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, इन चित्रों को ध्यान से देखिए, इन तीन चित्रों को। तो एक चित्र ऐसा है जहां पर हमने बाहर विभव लगा रखा है और बाहर विभव की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1.1 वोल्ट। एक ऐसा है जहां बाहर विभव की वैल्यू 1.1 से ज्यादा है, और एक तीसरा चित्र है जिसमें बाहर विभव की वैल्यू 1.1 वोल्ट से कम है। तो देखिए दोस्तों, हमने कहा है कि जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने बताया था कि करंट आने के लिए दो कारण होते हैं, एक आवेश होता है और एक विभवांतर होता है। यानी कि करंट उसी परिपथ में आ सकता है जहां विभवांतर हो। अब हमने थोड़ी देर पहले कहा कि जिंक और कॉपर वाले जो इलेक्ट्रोड हैं उनका जो विभव होता है 1.10 वोल्ट होता है। अब इतना ही विभव बाहर से लगा दिया, यानी कि यहाँ पर विभवांतर कर दिया जीरो, यानी कि यहाँ पर विभवांतर नहीं रहने दिया, तो बताइए करंट फ्लो होगा नहीं होगा। तो यहाँ धारा का मान जीरो हो जाता है, यही इस चित्र में लिखा हुआ है। तो देखिए जरा ध्यान से, हम क्या कह रहे हैं कि अगर जितना विभव अंदर का है उतना ही विभव बाहर से लगा दिया जाए तो ये सेल काम करना बंद कर देता है, तो ये सेल कार्य करना बंद कर देता है, क्योंकि यहाँ विभवांतर जीरो हो जाता है। अब अगर इस विभव को 1.1 वोल्ट से ज्यादा विभव लगा दें, इसका मतलब अब इसकी प्रक्रिया नहीं चलेगी बल्कि इसकी प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि हमने वोल्टेज ज्यादा लगा दिए। तो ये जो सेल था जो पहले जो चल रहा था इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। पहले जो धारा आ रही थी सीयू की तरफ से जेडएन की तरफ आ रही थी, लेकिन जैसे ही इसका वोल्टेज बढ़ा दिया हमने, इस पर ज्यादा वोल्ट विभव लगा दिया, तो ये दिशा उल्टी हो जाएगी, क्योंकि करंट हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो धारा है उसकी दिशा उल्टी हो जाएगी। पहले ये सीयू से जेडएन की तरफ था, अब ये धारा किधर हो जाएगी, जेडएन से सीयू की तरफ, और इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर हो जाएगी। देखिए इस चित्र में आपको क्लियरली दिख रहा है कि क्या हो रहा है। अगर बाह्य विभव को हम 1.1 वोल्ट से ज्यादा लगा रहे हैं तो ये सेल बिल्कुल पलट जाएगा, इसके काम करने के तरीके पलट जाएंगे। पहले इसको हम कैथोड कह रहे थे, अब यही एनोड होने लगेगा, यानी कि अब यहाँ पर ऑक्सीकरण होने लगेगा और यहाँ पर अपचयन होने लगेगा। दोस्तों हम यही समझा रहे हैं कि बाह्य विभव का सेल के ऊपर क्या असर पड़ता है। तीसरे चित्र में हमने कहा कि अगर बाह्य विभव को 1.1 वोल्ट से कम कर दें तो इस सेल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, बस ये सेल जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। तो हमने आपको समझाया कि ये बाह्य विभव का सेल के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो हमारा आज का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है वैद्युत वाहक बल, सेल का वैद्युत वाहक बल। तो क्या होता है दोस्तों वैद्युत वाहक बल, तो इसके बारे में चर्चा करनी है। तो हमने कहा कि अभी हम एक बाह्य विभव लगा रहे हैं, उससे पहले अगर आप ये देखें, अगर आप इसको समझें कि इसके शब्द में बल लगा हुआ है, लेकिन ये बल नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको बल लगा दिया है। अगर ये बल होता तो इसका मात्रक न्यूटन होता, लेकिन इसका मात्रक यह है, वैद्युत वाहक बल का मात्रक विभव वोल्ट होता है, क्योंकि ये एक विभव है। तो इसका मतलब ये एक विभव है, इसका मतलब इसको समझना है कि विभव कैसा विभव है ये। तो हमने अभी बाह्य विभव के बारे में बात करी थी। अगर किसी भी गैल्वेनिक सेल पर हम बाह्य विभव लगा दें और जितना अंदर का विभव है
उतना ही बाहर का विभव लगा दें। यानी कि जिंक और कॉपर वाले में जो सेल का विभव था वो 1.10 वोल्ट था, तो अगर इतना ही विभव बाहर से हम लगा देते हैं तो ये सेल कार्य करना बंद कर देता है। सेल कार्य करना बंद कर देता करना बंद कर देता है। तो एक ऐसा विभव जिस पर सेल कार्य करना बंद कर देता है, उसी बाह्य विभव को हम वैद्युत वाहक बल कहते हैं। हमने कहा एक ऐसा बाह्य विभव जिस पर सेल कार्य करना बंद कर देता है, उस बाह्य विभव को हम वैद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। क्या होता है ये? जब हम किसी भी सेल पर, किसी भी गैल्वेनिक सेल पर बाह्य विभव लगाएं और उसके लगाने से अगर सेल कार्य करना बंद कर देता है, तो उसी विभव को हम वैद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी कि हमने कहा कि जो सेल विभव होता है वही बराबर होता है ईएमएफ से, यानी कि ई सेल और ईएमएफ बराबर होते हैं। इसका मतलब हमने नष्ट समीकरण जो पढ़ा था, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस के आर टी 2.303 आर टी ओवर एन एफ और log 10 क्यू। इस समीकरण को जो पढ़ा है हमने, उसमें जो ई सेल है वो सेल विभव तो है ही है, लेकिन अगर आपसे ईएमएफ ज्ञात करने के लिए कहा जाए किसी भी सेल का ईएमएफ कितना है, इसका मतलब वो ये जानना चाहता है कि इस पर बाहर से कितना विभव लगाएं कि ये सेल कार्य करना बंद कर देगा। तो ईएमएफ का मतलब भी हमें क्या निकालना है? सेल विभव निकालना है। इसका मतलब आपको ईएमएफ और ई सेल में कोई अंतर नहीं करना है। ई सेल और ईएमएफ एक ही जैसी चीजें हैं, और जब भी पेपर में ईएमएफ पूछे तो नष्ट समीकरण को ही लगाना है। तो नष्ट समीकरण से हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों? हम ईएमएफ ज्ञात कर सकते हैं और ई नॉट सेल की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं, और हम क्यू के बारे में भी इससे निकाल सकते हैं। तो देखिए जरा, अब हमें तीन चीजें निकालना आना चाहिए फॉर्मूले को यूज करने के लिए। एक तो ई नॉट सेल, एक एन की वैल्यू और एफ तो फिक्स है, क्यू और आर और टी भी फिक्स है, आर की वैल्यू भी फिक्स है और टी की वैल्यू भी फिक्स है। तो एन और क्यू, ये तीन चीजें आपको निकालनी आनी चाहिए, जिसके बाद आप इस नष्ट समीकरण के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ई नॉट सेल, एन और क्यू कैसे निकाला जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं को लेके आपसे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।